सीताराम, सभी का स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईसीजी लर्नोलॉजी पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिसको शॉर्ट में LVHB कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिजीज है। इसको आपको अच्छे से देखना है। इस टॉपिक के अंदर अपन कंप्लीट जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्या होती है, क्या कॉजेज होते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पूरे लेक्चर को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, इससे पहले अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट है। दोनों जो टॉपिक्स हैं वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो रही है तो हाइपरट्रॉफी कहाँ हो रही है, राइट में हो रही है तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और लेफ्ट वेंट्रिकल में हो रही है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। मतलब लोकेशन के बेस पे, अगर राइट में है तो राइट का नाम दे दिया, लेफ्ट का है तो लेफ्ट का नाम दे दिया, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जैसे अपन ने पढ़ी थी तो उसमें अपन ने क्या क्या चीजें नोटिस करी थी कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मेनली किस वजह से होती है, राइट साइड अगर कोई डिजीज हो जाए तो, ठीक है, लाइक पल्मोनरी लंग्स की डिजीज अगर है तो उस वजह से जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। क्यों होती है? जैसे प्रेशर बढ़ जाता है या वर्कलोड अगर बढ़ जाता है, जिस कारण से होती है। तो सेम अपनी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी उसी रीजन से होगी कि अगर लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के ऊपर, ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके ऊपर अगर वर्कलोड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, अगर उसका जो है प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या वर्कलोड बढ़ेगा तो सेल्स के अंदर क्या होने लग जाएगी, हाइपरट्रॉफी होने लग जाएगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, या अभी कोई इंसान है, ठीक है, उसको मैं वेट उठाने के लिए करूं तो वो वेट नहीं उठा पाएगा, ठीक है। मैं उसको बोलूं कि कोई 50 कोई पर्सन है, उसको 50 केजी वेट है और मैं उसको बोलूं कि आपको 70 केजी, 80 केजी, 90 केजी आपको वेट उठाना है, ठीक है, वो वेट लिफ्टिंग करनी है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी मसल मास क्या है, कम है। उसका जो मसल मास है, मसल्स है, वो कम है। अब अगर मैं उसको डेली जो उस पर प्रेशर डालूं, लाइक मैं उसको पहले मैं 40 किलो उस पर उठाऊं, फिर मैं 50, फिर 60, फिर 70, तो मैं अगर उस पर वर्कलोड अगर कंटिन्यू बढ़ाता जाऊं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सब कुछ उठाने लग जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जो है वो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो क्यों? क्योंकि उसकी सेल्स के अंदर क्या होने लग जाएगी, हाइपरट्रॉफी होने लग जाएगी। उसकी जो मसल्स है उसके अंदर क्या होने लग जाएगी, हाइपरट्रॉफी होने लग जाएगी। तो सेम चीज ऐसे ही, देखिए, सेम चीज अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी है। भाई आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल पहले अगर नॉर्मल है, ठीक है, अगर इस पे मैं प्रेशर डालूं, अब इस पे प्रेशर किस वजह से, इसका मतलब इस पे वर्कलोड जो है, वर्कलोड कैसे बढ़ सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है अगर जैसे एग्जांपल लीजिए किसी के बीपी बढ़ा, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है, अगर किसी के ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से कैसे, आप देखिए कैसे हाइपरट्रॉफी हो सकती है, कैसे होगी कि अगर बीपी बढ़ेगा तो बीपी क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहां से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है किसके अंदर फ्लो कर रहा है, एरोटा के अंदर। अब कितने प्रेशर से, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है, ठीक है, जो आर्टरीज पे लग रहा है, तो इस आर्टरीज के अंदर भाई लेफ्ट वेंट्रिकल जितना तेज प्रेशर लगा के ब्लड को आगे भेजेगा, पंप करके भेजेगा, उतना ही तेज आगे से आगे जाएगा, ठीक है, वही बीपी कहलाएगा। तो काम किसको करना पड़ रहा है यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो मतलब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो तेजी से, ज्यादा प्रेशर से अगर ब्लड को भेजेगा तो वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल पे वर्कलोड बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो वर्कलोड बढ़ने के कारण क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है धीरे धीरे जो है वहां की सेल्स वो क्या होने लग जाएगी, थिक होने लग जाएगी, मोटी होने लग जाएगी। और अगर वो सेल्स मोटी होगी तो क्या कहेंगे उसको, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की फिजियोलॉजी होती है। तो अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इज एन एबनॉर्मल थिकनिंग। क्या है ये, एबनॉर्मल थिकनिंग, मतलब पहले लेफ्ट वेंट्रिकल जो था, एग्जांपल लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये नॉर्मल था, अब इसमें क्या हो गई है, थिकनिंग हो गई है। तो कैसी हो गई है, नॉर्मल थिकनिंग और एबनॉर्मल थिकनिंग। थिकनिंग कैसी हुई इसमें, एबनॉर्मल थिकनिंग, ठीक है। एबनॉर्मल थिकनिंग मतलब मोटापा आ गया है, थिकनिंग यानी मोटापा, ठीक है, मोटा। तो किसके अंदर, मस्कुलर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी जो मस्कुलर वॉल है, इस मस्कुलर वॉल के अंदर क्या हो गई है, थिकनिंग हो गई है, एबनॉर्मल थिकनिंग हो गई है, ठीक है, ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर क्या हो गया है, एबनॉर्मल थिकनिंग हो गई है। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इट यूजुअली अकर ड्यू टू, किस वजह से ये मेनली होती है, वो होती है प्रेशर के बढ़ने की वजह से या वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर प्रेशर बढ़ेगा या अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जिस कारण से क्या हो सकती है, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। क्राइटेरियाज को याद करना है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी यही एक डिजीज जिसके इतने सारे क्राइटेरियाज है। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप जैसे जैसे समझते जाओगे आपको इजीली याद होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है सारी चीजें। सबसे पहले मैं बात करूं कि ईसीजी क्राइटेरिया की, सबसे पहले मैं बात करता हूं इन लिम्ब लीड्स। लिम्ब लीड्स से अगर मैं बात करूं तो लिम्ब लीड्स में क्या क्या क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लिम्ब लीड्स कौन कौन सी होती है आपकी, ठीक है, लिम्ब लीड्स होती है आपकी लीड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक। 3 लीड्स जो है आपकी, ठीक है, 3 लिम्ब लीड्स है, कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड 3 कौन सी होती है, एवियर,
AVL और AVF, ठीक है। तो ये 6 लीड्स के अंदर आपके क्या क्या क्राइटेरियाज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको समझानी है, वो चीज आपको याद हो जानी चाहिए अच्छे से, जब भी आपको क्राइटेरिया याद आएंगे। समझना है कैसे कैसे हो रहा है, फिर आप इजीली आप लिख सकते हो क्राइटेरिया, ठीक। तो सबसे पहली बात है, पहला क्राइटेरिया कि आरवेव इन एनी लिम्ब लीड अगर कितनी है 20 mm या 20 mm से ज्यादा, अगर आरवेव, ठीक है, आरवेव आपकी इन 6 लीड्स के अंदर, ठीक है, मैंने बात करी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, AVR, AVL एंड AVF, इनमें इन 6 लीड्स में से किसी भी लीड के अंदर अगर 20 mm या 20 mm से अधिक है, ज्यादा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, उसको क्या मानेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट अगर बात करूं एस वेव इन एनी लिम्ब लीड, मतलब आर वेव किसी भी लीड में हो या एस वेव किसी भी लीड में हो, कितनी होनी चाहिए, 20 mm या 20 mm से अधिक, 20 mm या 20 mm से ज्यादा है, तो एक पॉइंट अपन क्या मानेंगे कि उसके लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। मतलब ये क्या है, अपन अगर दो क्राइटेरिया, दो पॉइंट भी अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। अब दो क्राइटेरिया हो गए कि आर वेव इन एनी लिम्ब लीड, एस वेव इन एनी लिम्ब लीड कितनी 20 या 20 से अधिक। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, आर वेव इन लीड AVL, AVL लीड के अंदर आरवेव कितनी होनी चाहिए, 11 mm से ज्यादा। अब आरवेव AVL लीड के अंदर ही क्यों ली गई है वो आपको समझना है। देखिए उसका समझने का रीजन ये है, देखिए भाई आपको पता ही आपका हार्ट, ये आपका हार्ट का सेंटर है, ये लीड कौन सी होती है, लीड AVR, ये लीड है आपकी AVL एंड ये लीड है आपकी AVF, ठीक है। तो अब किसी के लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा जो है वेक्टर्स किधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ जाएंगे, कौन सी लीड की तरफ जाएंगे, AVL की तरफ। AVL की तरफ जाएंगे तो AVL की तरफ जाएंगे तो आपको आरवेव जो है ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, टॉल। भाई जिस इलेक्ट्रोड की तरफ इम्पल्स ज्यादा जाती है उसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन उतना ही बड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पल्स ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ जा रही है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की जो इम्पल्स है किसकी तरफ जा रही है, आपकी लीड AVL की तरफ। तो AVL की तरफ अगर जाएगी तो AVL में उतनी ही बड़ी आरवेव बनेगी, कितनी बननी चाहिए, लगभग 11 mm से अधिक की आपको आरवेव ECG के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो आरवेव इन लीड फर्स्ट प्लस एस वेव इन लीड थर्ड, ठीक है, ये दो क्राइटेरिया दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। तो आरवेव इन लीड फर्स्ट मतलब लीड फर्स्ट के अंदर तो आरवेव और लीड थर्ड के अंदर क्या है, एस वेव कितनी होनी चाहिए, 25 mm से ज्यादा। अब इस क्राइटेरिया को आपको समझना है। देखिए यहाँ पे एंथोवेंस ट्राइंगल है, यहाँ पे होती है लीड, इस पॉइंट पे आपकी होती है लीड फर्स्ट, ठीक है, ये आपकी लीड फर्स्ट है एंड ये है आपकी लीड थर्ड, ठीक है। भाई आपको पता है ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव, इनसे क्या बनती है, आपकी लीड फर्स्ट बनती है और लीड फर्स्ट यहाँ बनती है, तो इसका जो पॉजिटिव वेक्टर है वो किस टाइम कहाँ पे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कहाँ पे होता है आपका, इस पॉइंट पे, इस कॉर्नर पे, ठीक है। और जो लीड थर्ड है उसका नेगेटिव यहाँ होता है और पॉजिटिव यहाँ होता है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन रहती है आपकी एंथोवेंस ट्रायंगल के अंदर लीड फर्स्ट और थर्ड की, ठीक है। अब किसी के लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो इंपल्स किधर जाएगी, लेफ्ट की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जा रही है, आपके लीड फर्स्ट की तरफ। तो लीड फर्स्ट में तो क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। और लीड, अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड आपका, लीड थर्ड वाला है, ठीक है। तो लीड थर्ड से क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगी, एस वेव। यहाँ समझिए ये आपका हार्ट है, हार्ट से इंपल्सेस किधर जा रही है, लेफ्ट साइड में। क्यों जा रही है लेफ्ट में, क्योंकि दिक्कत क्या है, लेफ्ट में, तो इंपल्स कहाँ जा रही है, लेफ्ट में। अब लेफ्ट में जा रही है तो किसकी तरफ जा रही है, लीड फर्स्ट की तरफ, तो इसमें तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और लीड थर्ड की तरफ, लीड थर्ड से क्या जा रही है, दूर जा रही है, तो इसकी तरफ क्या आएगा, नेगेटिव। तो मतलब एस वेव तो किसमें बनेगी, लीड थर्ड में, और आर वेव बनेगी लीड फर्स्ट में। तो अपन इससे ही क्राइटेरिया बना दिया कि अगर आप, तो देखिए आर वेव इन लीड फर्स्ट एंड एस वेव इन लीड थर्ड, मतलब आर वेव जो है आपकी लीड एवीएल की मैं बात करूं तो एवीएल के अंदर कितनी होनी चाहिए आपकी आर वेव, ठीक है, वो प्लस लीड थर्ड के अंदर आपकी एस वेव कितनी होनी चाहिए, मान के चलिए आपकी 15 mm है और ये आपकी हो गई 10 mm, तो 10 प्लस 15 कितने हो गए, 25 mm, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के कितनी होनी चाहिए, 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके अपन उसको क्या बोलेंगे, एलवीएच बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया इजी है, आर वेव इन लीड फर्स्ट प्लस एस वेव इन लीड थर्ड, तो इनका कितना होना चाहिए, दोनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 25 mm से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है आपके प्री कॉर्डियल लीड्स, ठीक है। प्री कॉर्डियल लीड्स के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, आपको ध्यान से बस देखना है और इन्हीं से अपन आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं भाई पेशेंट का एलवीएच है या नहीं, ठीक है। तो इजीली आपको ध्यान से देखना है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल
पे जो इलेक्ट्रोड्स लगते हैं वो कौन से होते हैं, V6 और V5, ठीक है। और राइट साइड में कौन से लगते हैं आपके, V1 और V2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पेशेंट की दिक्कत कहाँ हो रही है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। इम्पल्स किधर की तरफ ज्यादा जाएगी, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। किसके पास ज्यादा जाएगी, V5 और V6 के पास। अब इनके पास ज्यादा जाएगी तो इम्पल्स मैंने बताया था इलेक्ट्रोड के पास अगर इम्पल्स जाती है तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। इनमें क्या आएगा, इनसे दूर जा रही है, इनसे तो दूर जा रही है तो इनमें क्या आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, मतलब एस वेव। इनमें क्या बनेगी, आर वेव, ठीक है। अब क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल थिक होता है, मोटा होता है, ज्यादा वोल्टेज होता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा सेल थिक होगी, मोटी होगी, उतना ज्यादा फोर्स जनरेट करेगी, उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, बहुत टॉल आर वेव देखने को मिलेगी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आपको आर वेव देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी एस वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रीकॉर्डियल लीड्स की, चेस्ट लीड्स की। तो पहला क्राइटेरिया है कि एस वेव जो है V1 और V2 के अंदर आपको कितनी देखने को मिलेगी, 25 mm या 25 mm से ज्यादा। मतलब जब V1 V2 देखोगे तो इनमें जो एस वेव देखोगे वो कितनी होनी चाहिए, 25 mm या 25 mm से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आर वेव इन V5 और V6। जब आर वेव की अगर मैं बात करूं V5 और V6 के अंदर, तो आपको आर वेव बहुत टॉल देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी, 26 mm से ज्यादा की देखने को मिलेगी। कितनी, 26 mm से ज्यादा की आपको आर वेव देखने को मिलेगी V5 या V6 के अंदर, ठीक है। तो इजीली तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पेशेंट की एलवीएच है या नहीं है। भाई आप जैसे V5 V6 देखोगे, अगर आपको आर वेव जो है 26 mm से ज्यादा की दिख रही है, ठीक है, मतलब 26 स्मॉल बॉक्स से बड़ी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब पेशेंट की क्या एलवीएच है। और V1 V2 देखोगे, अगर 25 mm तक की आपको आर वेव देखने को एस वेव देखने को मिल रही है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई पेशेंट की क्या है, एलवीएच है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया आपको याद होंगे V1 V2 के और V5 V6 के। नेक्स्ट क्राइटेरिया इन दोनों से मैच करके बना है। पहला क्या है, V1 V2 के अंदर तो क्या मान के चल रहा है, एस वेव, ठीक है। V1 के अंदर क्या मान के चल रहा हूं मैं, एस वेव, और V5 V6 में से मैं मान रहा हूं आर वेव। मतलब यहाँ की आर वेव मान के चलिए 20 mm की बनी और ये जो है 10 mm की बनी, ठीक है। तो सॉरी, ये भी बनी 16 mm की, एग्जांपल लीजिए, ये बनी 20 mm की, ये बनी 16 mm की। तो आर वेव किसकी, V5 है, V6 की तो आर वेव, और V1 की क्या है, एस वेव। तो जब इन दोनों का मैं सम करूं तो 20 प्लस कितने हो गए, 36। तो इन दोनों का जब मैं सम करूं तो कितना आना चाहिए, 35 mm से ज्यादा का आपको जो है इन दोनों का सम देखने को आना चाहिए। मतलब एस वेव इन V1 के अंदर तो क्या एस वेव, और प्लस आर वेव इन V5 और V6 के अंदर क्या है, आर वेव कितनी होनी चाहिए, 35 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, एलवीएच बोलेंगे। तो ये एक और क्राइटेरिया है। तो इन तीन क्राइटेरिया से आप इजीली पता कर सकते हैं पेशेंट के क्या है, एलवीएच है या नहीं है। नेक्स्ट एक और क्राइटेरिया है, ठीक है, इजी है, कि V6 के अंदर जो आर वेव होगी वो V5 के कंपैरिजन में बड़ी होगी। भाई जब आप V6 की आर वेव देखोगे, ठीक है, तो V6 की आर वेव V5 के कंपैरिजन में क्या होगी, बड़ी देखने को मिलेगी। मतलब V6 में आर वेव ज्यादा बड़ी होती है V5 के कंपैरिजन। तो ये चार क्राइटेरिया आपको इजीली याद रखने हैं। अब लिम्ब लीड्स की बात करूं तो पहला क्राइटेरिया है कि किसी भी लिम्ब लीड के अंदर 20 mm में 20 mm से ज्यादा की आर वेव होनी चाहिए। किसी भी लीड के अंदर 20 mm में 20 mm से कम ज्यादा की एस वेव होनी चाहिए। एवीएल लीड के अंदर 11 mm से ज्यादा की आर वेव होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा लीड फर्स्ट के अंदर आर वेव, लीड थर्ड के अंदर एस वेव, इन दोनों का सम करूं तो 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए। प्रीकॉर्डियल लीड की बात करूं तो एस वेव V1 V2 के अंदर एस वेव 25 mm में 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए। V5 V6 के अंदर आर वेव 26 mm से ज्यादा की होनी चाहिए। एस वेव V1 के अंदर और आर वेव V5 V6 के अंदर कितनी होनी चाहिए, 35 mm से ज्यादा होनी चाहिए। V6 के अंदर आर वेव जो है V5 के अंदर आर वेव से बड़ी होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, 8 क्राइटेरिया आपको इजीली याद हो जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अदर क्राइटेरिया की, ठीक, सॉरी, लिम्ब और चेस्ट लीड्स के क्राइटेरिया की, ठीक। तो लिम्ब प्लस प्रीकॉर्डियल लीड्स के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो पहला क्राइटेरिया आर वेव इन एवी है, ठीक है, प्लस एस वेव इन V3। अब यहाँ पे तो देखिए लिम्ब की बात हो रही थी या चेस्ट की होती है। अब इन दोनों को मिक्स करके जो क्राइटेरिया है वो आपको ध्यान रखना है। क्या है, एवीएल लीड के अंदर तो क्या मान के चल रहे हैं, आर वेव, और V3 के अंदर अपन क्या मान के चल रहे हैं, एस वेव। मतलब देखिए यहाँ पे होती है आपकी लीड कौन सी, AVL, ठीक है। और जब आप हार्ट का सेंटर देखेंगे यहाँ पे आपकी होती है V3। तो V3 के अंदर तो क्या मान के चल रहा है, एस वेव, और AVL के अंदर क्या मान के चल रहे हैं, आर वेव, ठीक है। तो AVL के अंदर आर वेव प्लस V3 के अंदर एस वेव, तो जब इनको अपन ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका, कितना आना चाहिए, 20 mm से ज्यादा तो आना चाहिए फीमेल्स के अंदर, और 28 mm से ज्यादा आना चाहिए मेल्स के अंदर। मतलब अगर मेल है तो अपन कितना क्राइटेरिया मानेंगे, 28, और फीमेल है तो 20, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है, AVL लीड के अंदर तो कितना होना चाहिए, आर वेव होनी चाहिए, प्लस V3 के अंदर क्या होनी चाहिए, एस वेव होनी चाहिए। अगर वो 20 mm से ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एलवीएच। पर कब, अगर वो फीमेल है तो। मेल के लिए क्राइटेरिया क्या है, वही सेम AVL के अंदर आर वेव, एस वेव इन V3 कितने 28 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलेंगे अपन, एलवीएच बोलेंगे।
नेक्स्ट क्राइटेरिया टोटल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो वोल्टेज है 12 लीड्स के अंदर वो कितना होना चाहिए, 175 mm से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 175 mm से ज्यादा। अब इसको देखिए कैसे समझोगे। इसका मतलब है कि मान के चलिए आपने लीड फर्स्ट देखी, उसके अंदर आर वेव बनी 15 mm, लीड सेकंड देखी उसमें एस वेव बनी 10 mm, ठीक। उसके अलावा V1 देखी, V2 देखी, V5 देखी, इसमें बनी 10 mm, इसमें 20, इसमें 30। तो जब इनको ऐड करोगे आप तो टोटल कितना आना चाहिए, 175 mm से ज्यादा आना चाहिए, जब जाके इसको अपन क्या बोलेंगे, एलवीएच बोलेंगे। तो ये क्राइटेरिया है टोटल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो वोल्टेज है 12 ईसीजी लीड के अंदर वो कितना होना चाहिए, 175 mm से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलेंगे, एलवीएच बोलेंगे। अब बात करते हैं अदर क्राइटेरियाज की। अदर कौन कौन से क्राइटेरियाज, देखिए ये आपको टोटल क्राइटेरिया इजीली समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं अदर क्राइटेरियाज। तो अगला क्राइटेरिया लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में सीधी सी बात है, अगर जिसकी लेफ्ट में दिक्कत है तो ये देखिए ये एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे हार्ट सेंटर में है। अब ये आपका है लेफ्ट एक्सिस, ये है आपका नॉर्मल एक्सिस, ये है आपका राइट एक्सिस और ये आपका एक्सट्रीम एक्सिस। लेफ्ट एक्सिस कितने से होता है, -30 डिग्री से -90 डिग्री, तो -30 से -90 डिग्री के बीच में ही होता है। अब किसी के लेफ्ट में दिक्कत होगी तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भी किधर जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। लेफ्ट में किधर जाएगी, लेफ्ट एक्सिस की तरफ जाएगी। अब लेफ्ट एक्सिस की डिग्री कितनी, -30 से -90 डिग्री, ठीक है। तो उस पेशेंट के क्या देखने को मिलेगा आपको, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आपको ईसीजी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया आर वेव इन लीड एवीएफ, जो एवीएफ लीड होती है, ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट का जो बेस जो सॉरी अपेक्स वाला पार्ट है, ये इंफीरियर पोर्शन है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, लीड एवीएफ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये और ये जो अपेक्स पोर्शन है ये बनता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल थिक हो रही है तो सीधी चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे आपको लीड एवीएफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कि ईवीएल ही क्यों ले रहे हैं अपन, एवीएफ ही क्यों ले रहे हैं, वो आपको देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। भाई जब आप हार्ट देखोगे तो ये जो आपका लेफ्ट पोर्शन है ना, ठीक है, यहाँ पे आपकी लीड बन रही है एवीएल, ठीक है, ये आपकी लीड एवीएल यानी ये है लीड AVL, जहां पे आपके V6 और ये है आपकी V5, ठीक है, ये आपकी V1 और ये है V2, यहाँ पे आपकी लीड थर्ड आई बस, एंड ये हो गई लीड फर्स्ट। तो अब देखिए जब आपने लीड फर्स्ट देखी, AVL देखी, V6 देखी, V5 देखी और AVF देखी, इन्हीं के अंदर तो आप क्या देख रहे हैं अपन, आर वेव। और V1 देखेंगे, V2 देखोगे, लीड थर्ड देखोगे और V3 देखोगे, इन्हीं के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, एस वेव। क्यों, क्योंकि दिक्कत अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में इम्पल्स इनकी तरफ जा रही है, इनकी तरफ जाएगी तो क्या देखने को मिलेगी अपन को, आर वेव। इनसे दूर जा रही है तो इनमें क्या देखने को मिलेगी, एस वेव। तो क्राइटेरिया जब आप देखो नोटिस करोगे तो एवीएल के अंदर कितनी 11 mm, ठीक है। अब V6 V5 की बात करो तो 26 mm, ठीक है। अगर मैं EVF की बात करूँ तो 20 mm, मतलब क्या देखने को मिल रही है, आर वेव। मतलब कि आर वेव जो है इनमें पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इम्पल्स इनकी तरफ जा रही है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस वजह से इनमें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। और ये जो है इनसे इम्पल्स दूर जा रही है तो इसलिए इनमें क्या देखने को मिलती है, एस वेव, ठीक है। ये तरीका है जिससे आप याद कर सकते हो इजीली, भाई कौन से में आर वेव कौन से में एस वेव बनती है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है आपका एलवीएच विद स्ट्रेन। एलवीएच विद स्ट्रेन को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दें। देखिए यहाँ पे आपके आर वेव टॉल बनी है, ठीक है, यहाँ पे भी आपकी आर वेव टॉल है, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, एलवीएच, और इसको भी अपन बोलेंगे एलवीएच। बस इसमें क्या है आपका एसटी सेगमेंट नॉर्मल है एंड टी वेव क्या है, पॉजिटिव। इसमें आपका एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड है और टी वेव क्या है, इन्वर्टेड। तो अगर आपकी एसटी सेगमेंट और टी वेव नॉर्मल है, अगर एसटी सेगमेंट और टी वेव अगर नॉर्मल है तो भी अपन उसको एलवीएच बोलेंगे। अगर आपके आर वेव टॉल है उसके साथ में एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस्ड है और टी वेव जो है वो क्या है, इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एलवीएच विद स्ट्रेन। एलवीएच विद स्ट्रेन मतलब क्या है कि आपके जो एलवीएच के क्राइटेरिया है वो सारे मैच करेंगे सर, बस जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस्ड हो जाएगा और टी वेव क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। तो एलवीएच विद स्ट्रेन क्या है, एसटीटी एब्नॉर्मलिटी, मतलब एसटी सेगमेंट और टी वेव में क्या हो रही है, एब्नॉर्मलिटी इंडिकेट करती है। क्या इंडिकेट करती है, एलवीएच विद स्ट्रेन। एलवीएच विद स्ट्रेन को इंडिकेट करती है, जिसमें क्या है, एसटी सेगमेंट तो क्या दिखता है, डिप्रेशन, टी वेव क्या दिखती है, इन्वर्जन, ठीक है। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड एंड टी वेव आर इन्वर्टेड, मतलब एसटी सेगमेंट डिप्रेशन विद टी वेव इन्वर्टेड है और उसके साथ में आपकी टॉल आर वेव है V5 और V6 के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एलवीएच विद स्ट्रेन। और किस वजह से होती है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से। अभी होती क्यों है वो देखना है।
देखिए जैसे मैंने बताया कि हाइपरट्रॉफी होने के बहुत सारे रीजन है। अगर नॉर्मल कोई जैसे वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से हाइपरट्रॉफी हुई तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। पर अगर प्रेशर के बढ़ने की वजह से देखने को मिले, अब प्रेशर कैसे बढ़ता है, मान के चलिए कोई रूम है, उस रूम के कोई गेट है, अब गेट अगर बंद हो गया है, ठीक है, रूम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है और वो गेट है, अब गेट बंद हो गया है तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है बाहर निकलने के लिए, मतलब ब्लड को बाहर निकलने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल जो रूम है उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि गेट खुले और आगे की तरफ ब्लड जाए। एग्जाम्पल लीजिए आपका हार्ट है, ये आपकी एरोटिक वॉल बंद हो गई, यहाँ पे आपकी एरोटिक वॉल है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये गेट खुले, गेट खुलेंगे तभी तो ब्लड आगे जाएगा, तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो हाइपरट्रॉफी होती है उसमें आपको ये चीज देखने को मिलता है और उसको अपन क्या बोलते हैं, एलवीएच विद स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, एलवीएच विद स्ट्रेन। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीका है दोनों को समझने का। वापस देखिए क्या समझना है आपको। ये नॉर्मल आपकी ईसीजी होगी, ठीक है, ये आपकी क्या है, एलिवेज विद स्ट्रेन। क्या है, एलिवेज विद स्ट्रेन। देखिए अगर आपकी ईसीजी के अंदर आरवेव का वोल्टेज बढ़ा हुआ है, ठीक है, V5 V6 को जब आप देखोगे तो आरवेव का जो वोल्टेज है अगर वो बढ़ा हुआ है, प्लस अगर आपके एसटी सेगमेंट और टी वेव नॉर्मल है तो उसको नॉर्मली क्या बोलेंगे, एलवीएच बोलेंगे। ठीक है, मतलब आरवेव का वोल्टेज बढ़ा हुआ है बट एसटी सेगमेंट और टी वेव जो है वो नॉर्मल है, एसटी सेगमेंट नॉर्मल है मतलब बेस लाइन पे है और टी वेव पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे एलवीएच। बट अगर आपका आरवेव का वोल्टेज बढ़ा हुआ है उसके साथ में एसटी सेगमेंट क्या है, डिप्रेस्ड है, एंड टी वेव क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एलवीएच विद स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, एलवीएच विद स्ट्रेन। तो एलवीएच और एलवीएच विद स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है कि एलवीएच विद स्ट्रेन के अंदर आपकी एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड हो जाता है एंड टी वेव क्या हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों को डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, अब बात करते हैं आरवीएच और एलवीएच को कैसे अपन अलग अलग कर सकते हैं। किसी पेशेंट के एलवीएच है और किसी पेशेंट के आरवीएच है, तो बहुत इजी तरीका है, ये आपका एलवीएच है और ये आपका आरवीएच है। इन दोनों को डिफरेंस करना है तो आपको V1 V2 देखो और V5 और V6 देखो। यहाँ पे V1 V2 देखो और V5 और V6 देखो। ये बहुत इजी तरीका है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे बहुत इजी तरीका है, आपको ध्यान से देखना है। जब इन दोनों में आप मेजर देखोगे, मेजर चेंजेस देखोगे तो क्या है कि V1 V2 में आपकी एस वेव है, V5 V6 में आर वेव है। यहाँ पे आरवेव की मैं बात करूँ तो V1 V2 में आर वेव है, V5 V6 में एस वेव है। मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उसको अपन एलवेज बोलेंगे और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आरवेज बोलेंगे। तो दोनों में बहुत इजी तरीके जिससे आप याद रहेगा कि अगर आपके दोनों की वोल्टेज जो है, दोनों जो वेव्स है अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब एस वेव नीचे की तरफ आ रही है, आर वेव ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, एलवेज। और अगर आपकी आर वेव ऊपर की तरफ जा रही है, एस वेव नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, आरवीएच। ठीक है, तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये है। ये क्राइटेरिया जो है आपको इजीली समझ में आएंगे। एक बार वापस देख लीजिए। किसी भी लीड के अंदर 20 mm से ज्यादा होनी चाहिए आर वेव, किसी भी लीड के अंदर 20 mm से ज्यादा होनी चाहिए एस वेव, ठीक है। ईवीएल के अंदर 11 mm से ज्यादा होनी चाहिए आर वेव, फर्स्ट के अंदर आर वेव और थर्ड के अंदर एस वेव, दोनों को मिला के कितनी होनी चाहिए, 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए। प्रीकॉर्डियल लीड्स की बात करूं तो एस वेव V1 के अंदर कितनी होगी, V1 या V2 के अंदर कितनी होनी चाहिए, 25 mm से ज्यादा। आर वेव V5 या V6 के अंदर कितनी होनी चाहिए, 26 mm से ज्यादा। एस वेव V1 के अंदर और आर वेव V5 या V6 के अंदर कितनी होनी चाहिए, 35 mm से ज्यादा। आर वेव जो है V6 के अंदर बड़ी होगी V5 की कंपैरिजन में। लिंक प्लग प्रीकॉर्डियल की मैं बात करूं तो आर वेव AVL के अंदर और एस वेव V3 के अंदर, दोनों को मिला के फीमेल्स के अंदर कितनी होनी चाहिए, 20 mm से ज्यादा और मेल्स के अंदर कितनी होनी चाहिए, 28 mm से ज्यादा। टोटल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज की मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए, 175 mm से ज्यादा। अदर क्राइटेरिया की बात करूं तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा -30 डिग्री से -90 डिग्री तक का। और आरवेव जो है एवीएफ के अंदर कितनी होनी चाहिए, 20 mm से ज्यादा की होनी चाहिए। एसटी से एलवीएच विद स्ट्रेन की मैं बात करूं तो एसटी सेगमेंट और टी वेव की एब्नॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी। एसटी सेगमेंट डिप्रेस देखने को मिलेगा और टी वेव इन्वर्टेड देखने को मिलेगी, तो उसको अपन बोलेंगे एलवीएच विद स्ट्रेन। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है इन पूरे क्राइटेरिया को आपको पेपर के अंदर लिखना है। मतलब अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो इन क्राइटेरियाज में से कोई सा भी आपको नहीं छोड़ना, सारे के सारे क्राइटेरियाज को आपको लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से आप कोई भी स्किप मत करना क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी यही एक डिजीज जिसमें इतने सारे क्राइटेरियाज है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो ये सारे क्राइटेरिया को ध्यान रखना है, याद करना है, इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है, रिवीजन करोगे याद हो जाएंगे। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इनको पूरों को याद करके आपको लिखना है कॉपी के अंदर, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन इसके कॉजेज, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट वगैरह जो बच रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। ईसीजी क्राइटेरिया की बात हो गई थी, अब अपन बात करते हैं इसके कॉजेज की, क्या क्या किस किस कारण की वजह से ये होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोसिस होते हैं, क्या ट्रीटमेंट से अपन इसको डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे ट्रीटमेंट से अपन इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन कंप्लीट लेक्चर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज की। तो कॉजेज में देखिए सबसे जो मेन रीजन है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का, वो क्या है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन मतलब कि जो आपके सिस्टेमिक मतलब कि बॉडी के अंदर जो आर्टरीज है, ठीक है, बॉडी के अंदर आर्टरीज जैसे एरोटा से के थ्रू जो कनेक्टेड सारी आर्टरीज है, अगर उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर उनके अंदर कैसे बढ़ेगा भाई, एरोटा जो है ये अपनी क्या है, एरोटा, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है एरोटा के अंदर, एरोटा से जाता है बॉडी के अंदर। तो बॉडी का बीपी अगर बढ़ता है, ठीक है, आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर किसको लगाना पड़ रहा है, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को, ज्यादा काम किसको करना पड़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को, वर्कलोड किस पे ज्यादा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो अगर किसी पेशेंट के वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो धीरे जैसे किसी पेशेंट को बीपी है, और बीपी ऐसे नहीं कि एक दिन है, मैं कह रही हूँ मतलब बीपी अगर कंटिन्यू साल 2 साल 3 साल है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसके लेफ्ट वेंट्रिकल पे वर्कलोड बढ़ता जाता है, उसकी सेल्स जो है वो क्या होने लग जाती है, थिक होने लग जाती है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ एरोटिक स्टेनोसिस, ठीक है। एरोटिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको समझना है। एरोटिक स्टेनोसिस का मतलब है कि ये आपके हार्ट, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये आपकी है एरोटा। एरोटा की ओपनिंग पे जो वॉल होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, एरोटिक वॉल। ये क्या होते हैं, एरोटिक वॉल। अब अगर ये एरोटिक वॉल जो है ये बंद हो गए, ठीक है, ये ओपन नहीं हो पा रहे, तो अभी खुलेंगे नहीं, मतलब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से ब्लड को जब आगे पंप करेगा, तो मान के चलिए अगर ये खुलते नहीं है, तो खुलते नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। और कौन से वॉल के अंदर है, एरोटिक वॉल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एरोटिक स्टेनोसिस। तो इससे होगा क्या, देखिए, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको ब्लड को पंप करना है, नीचे की तरफ भेजना, एरोटा के अंदर भेजना, पर अगर ये वॉल खुलेंगे नहीं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, भाई इसका प्रेशर बढ़ेगा अंदर ही अंदर, भाई यहाँ से ब्लड आगे जाएगा ही नहीं, तो किसका प्रेशर बढ़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का। ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके सेल्स के अंदर क्या होने लग जाएगी, हाइपरट्रॉफी होने लग जाएगी। बट इसमें कौन सी होगी, इसमें होगी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी विद स्ट्रेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसकी वजह से हो रही है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट कॉज की अगर मैं बात करूं तो एरोटिक रिगर्जिटेशन। अब रिगर्जिटेशन का मतलब क्या, देखिए, अगर वॉल जो है ओपन नहीं हो पाते तो उसको कहते हैं स्टेनोसिस। अगर वॉल जो है वो क्लोज नहीं हो पाते, क्या नहीं हो पाते, क्लोज, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रीगर्जिटेशन। क्या कहते हैं, रीगर्जिटेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल अगर बंद क्लोज नहीं हो पाएंगे तो उसको बोलेंगे अपन रीगर्जिटेशन। तो रीगर्जिटेशन अगर है तो क्या होगा, देखिए, मान के चलिए किसी पेशेंट के क्या है, रीगर्जिटेशन, मतलब वॉल जो है वो क्लोज नहीं हो पा रहे, तो क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो सीधा किसके अंदर गया, एरोटा के अंदर। अब एरोटा से ब्लड जो है वापस क्या होने लग जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वॉल क्या है, बंद नहीं। भैया समझिए, एक रूम से दूसरा रूम कनेक्ट है और बीच में गेट है, एक रूम से ब्लड आगे के दूसरे रूम में गया, गेट खुला, ब्लड आगे की तरफ गया। पर अगर ये गेट बंद नहीं होंगे तो जब वो ब्लड आगे की तरफ पंप होएगा तो कुछ ब्लड वापस क्या हो सकता है, बैक फ्लो। यहाँ से ब्लड इसमें गया, बट अगर गेट खुले रहेंगे तो बैक ब्लड जो है वापस क्या हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, मान के चलिए यहाँ से बैक फ्लो होगी, 1 लीटर आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ भाई, यहाँ से 5 लीटर ब्लड गया इसके अंदर और 5 में से 1 लीटर यहाँ आ गया, ठीक है। अब आगे से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितना आएगा, 5, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ज्यादा काम करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करो तो क्वार्क्टेशन ऑफ एरोटा। क्वार्क्टेशन ऑफ एरोटा का मतलब क्या, देखिए, क्वार्क्टेशन ऑफ एरोटा का मतलब है कि अगर आपकी एरोटा जो है वो क्या है, क्वार्क्ड है, मतलब नैरो है, ये आपकी हार्ट है और हार्ट की यहाँ से निकलती है एरोटा। अब एरोटा जो है आगे जाके मान के चलो नैरो हुई है, यहाँ से देखिए एरोटा बिल्कुल सिकुड़ गई मतलब बहुत नैरो हो गई, ठीक है। अब नैरो हो गई है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ से ब्लड को पंप कर रहा है, पर आगे जो है नैरो होने के कारण ब्लड प्रॉपर्ली नहीं जा पा रहा। समझ, कोई पाइप है, पाइप में से बीच में से अगर मैं दबा दूं, पानी जा रहा है बीच में से मैं दबा दूं तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो किस पे प्रेशर बढ़ता है, मोटर पे प्रेशर बढ़ता है, ज्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सेम चीज है यहाँ पे, अगर एरोटा नैरो है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा आगे ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है। और ज्यादा ब्लड प्रेशर लगाएगा तो क्या होने लग जाएगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉफी
देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कार्टेशन ऑफ एरोटा के अंदर आपको भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपकी हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? ऐसी कार्डियोमायोपैथी, ऐसी डिजीज जिसके अंदर आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या होने लग जाता है, उसकी जो लेयर है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एलवीएच। तो हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी में आपके एलवीएच देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मतलब आपके वेंट्रिकल के सेप्टम के अंदर क्या हो गया है, डिफेक्ट हो गया। देखिए आपका ये जो वेंट्रिकल है इसके सेप्टम में क्या हो गया, डिफेक्ट मतलब छेद हो गया है। तो अब इससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से क्या हो सकता है, ब्लड जो है लेफ्ट से राइट आ सकता है, राइट से लेफ्ट जा सकता है। ठीक है, अब अगर मान के चलिए इधर 5 है, इधर 5 है, अगर इधर से इधर चले गया तो इधर कितना हो गया, 6, इधर का क्या बढ़ गया, वॉल्यूम। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या बढ़ गया, वॉल्यूम। और लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, ज्यादा वर्कलोड करना पड़ेगा, ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा पंप करेगा तो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया अगर बात करूं, मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल रिगर्जिटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको समझना है। देखिए रिगर्जिटेशन का मतलब वॉल जो है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाते तो उसको अपन कहते हैं रिगर्जिटेशन। तो ये आपके मिट्रल वॉल है। अब ये मिट्रल वॉल अगर क्लोज नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से 5 लीटर ब्लड किसके अंदर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करके कहाँ भेजेगा, एरोटा के अंदर। ठीक है, कितना 5 लीटर आगे पुश करेगा ये, पर जब ये पंप करेगा तो ये वॉल जब खुले रहेंगे तो जिस वजह से ब्लड कहाँ जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। तो मान के चलिए 1 लीटर ब्लड कहाँ चलेगा, आपके लेफ्ट एट्रिया में। अब लेफ्ट एट्रिया जो है 5, उसके अंदर 5 आएगा, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6। तो अभी नीचे कितना भेज रहा है, 6। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितना मिलेगा, 6। मतलब कि ब्लड का बैक फ्लो, अब बैक फ्लो होगा तो ज्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे आएगा ना, ऐसे समझिए। यहाँ से 5 लीटर को यहाँ भेजना है, एरोटा के अंदर भेजना है। ठीक है, अब जैसे ये पंप करेगा तो कुछ ब्लड तो इधर चले जाएगा और कुछ ब्लड वापस बैक फ्लो हो गया। अब ऊपर की तरफ चले गया, लेफ्ट एट्रिया में चलेगा। तो अब लेफ्ट एट्रिया में जो ब्लड है पहले से वो प्लस जो गया है वो दोनों मिलके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएंगे, मतलब ऐड होके आएगा, ब्लड ज्यादा होके आएगा। ज्यादा आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करेगा वर्कलोड बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया बात करो, थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब थायराइड हार्मोन की जो है मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। अब थायराइड हार्मोन अगर बढ़ जाएगा तो देखो थायराइड हार्मोन क्या करता है, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। और हार्ट रेट अगर बढ़ेगी तो हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा, जितनी ज्यादा हार्ट रेट उतना ज्यादा वर्कलोड, जितना ज्यादा वर्कलोड उतनी ज्यादा हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस वाले पेशेंट के अंदर भी आपको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। तो ये कॉजेज जो है मेनली आपकी किसके, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की। इजी है, इजीली याद हो जाएंगे, आपको ध्यान से देखना बस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। देखिए लगभग जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते, पर कभी कभार जब ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाती है, सीवियर हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो देखने को मिलता है। तो मेनली क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब सिम्टम देखने को नहीं मिलते, पर ज्यादा हो जाती है तो अपन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होती है, कम सांस में कमी होती है, थकान होती है, चेस्ट पेन होता है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी सी होती है। ठीक है, चेस्ट में पाल्पिटेशन, हार्ट तेज बीट करता है। उसके अलावा डिजीनेस, चक्कर वगैरह देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कैसे आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी पेशेंट का हाइपरट्रॉफी है तो कैसे कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिन में सबसे पहले उसको फिजिकली देखोगे क्या उसकी दिक्कत है क्या नहीं है, उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री लोगे, पहले कोई दिक्कत थी नहीं थी, ठीक है, कोई डिजीज थी या नहीं थी। उसके अलावा उसकी ईसीजी करोगे और इकोकार्डियोग्राफी करोगे, ईसीजी से और इको से। ईसीजी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके एलिवेशन है या नहीं है, इको से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितनी लेयर मोटी है। भाई आपको पता है 10 mm, 11 mm, 12 mm, कितनी लेयर जो है उसकी थिकनेस कितनी हो गई है, किस कारण की वजह से, भाई इनमें से किसी कारण की वजह से। तो कोज को पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी। फिर भी अपन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो अपन कार्डियक एमआरआई कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिससे अपन को पता लग जाएगा भाई किस कारण की वजह से हाइपरट्रॉफी हो रही है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखिए प्रॉपर इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, कारण जो है जो जिस कारण से है उसको सही करना है तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मतलब सबसे पहला है ट्रीट द अंडरलाइन हो, जिस कारण से उस कारण को ठीक करना है, जिस कारण से जो पेशेंट की हाइपरट्रॉफी हो रही है उस कारण को सही करना है। उसके अलावा अगर बीपी है तो बीपी के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए बीपी अगर है तो बीपी के लिए अपन देंगे एसी ही इनहिबिटर्स। क्या देंगे, एसी ही इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर क्या होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ये इनहिबिटर मतलब एक ड्रग होती है जो अपन मेनली बीपी वाले पेशेंट को देते हैं, जिससे क्या होती है बीपी कम होने लग जाती है। तो बीपी अभी आपको पता है मेन रीजन क्या है यहाँ पे बीपी का है, एलिवेशन का मेन रीजन क्या है बीपी। तो बीपी को कम करने के लिए अपन क्या देंगे,
एसी ही इनहिबिटर देंगे। उसके अलावा दूसरी कौन सी देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन सी देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे तो भी उसकी बीपी होने लग जाएगी, मतलब बीपी को कम करने के लिए बहुत सारी दवाएं होती है, तो मेनली अपन ये वाले ड्रग्स देंगे। उसके अलावा कौन से देंगे, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर से अगर हार्ट रेट को कम करेगा और बीपी को कम करेगी, तो जिससे हार्ट पे वर्कलोड कम पड़ेगा। भाई बीपी कम पड़ेगा तो वर्कलोड कम रहेगा, हार्ट रेट कम रहेगी तो वर्कलोड कम रहेगा, वर्कलोड कम रहेगा तो हार्ट मसल्स वापस क्या होने लगेगी, नॉर्मल रहेगी, हाइपरट्रोफी नहीं होगी। उसके अलावा वॉल के अंदर अगर दिक्कत है तो सर्जिकल वॉल रिपेयर, मतलब वॉल को रिपेयर करना है, और अगर खराब हो गए हैं तो रिप्लेस करना है। भाई जो वॉल्स हो रहे थे, जैसे एरोटिक स्टेनोसिस हो रहा था, एरोटिक रिगर्जिटेशन हो रहा था, मेटल स्टेनोसिस या मेटल रिगर्जिटेशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वॉल खराब हो रहे थे, तो खराब है तो उनको रिपेयर कर सकते हैं, और बिल्कुल ही डैमेज हो गए हैं तो रिप्लेसमेंट अपन कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेटिक्स, डायरेटिक्स भी क्या करेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम को कम करने के लिए भाई क्या देंगे, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स बीपी को भी कम करेगी, तो पेशेंट के जो है अगर बीपी कम रहेगा तो हार्ट पे वर्कलोड कम पड़ेगा, और वर्कलोड अगर कम पड़ेगा तो पेशेंट जो है नॉर्मल होने लग जाएगा। इसमें जो है डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो आप डायग्राम ये बना सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर, ठीक है। ये एलवीएच का डायग्राम बना सकते हैं, और ईसीजी जो है मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगा, आपको वो ईसीजी कॉपी के अंदर बना लेनी है, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये कंप्लीट टॉपिक जो है एलवीएच के ऊपर मैंने बता दिया है, बहुत ईजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के वजह से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। तो क्राइटेरिया सब बच्चे से ध्यान रखना, अगर क्राइटेरिया आप याद नहीं करते हैं तो आपके लिए जो है नंबर आपके उसमें कम आ सकते हैं कॉपी के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो क्राइटेरिया अच्छे से याद करने, और वाइवा के अंदर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए क्राइटेरिया सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।